नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं। आपके संविधान का जो भाग 3 है, आपके फंडामेंटल राइट्स, और इस भाग 3 में हमने सबसे पहले समानता के अधिकार के संदर्भ में चर्चा की, राइट टू इक्वलिटी के संदर्भ में, और दूसरे मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक जिनमें संवैधानिक प्रावधान है, राइट टू फ्रीडम जो है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इनको लेकर भी बहुत अच्छे से हमने एक एक आर्टिकल को लेकर हमने इनके संदर्भ में चर्चा की है। आज का जो टॉपिक है, आज की जो हेडिंग है, वो है आपके बंदीकरण में संरक्षण या निवारक नजरबंदी को लेकर क्या भारत के संविधान में प्रोविजन है। निवारक नजरबंदी को लेकर कौन कौन से एक्ट जो हैं आए और उन एक्टों वो एक्ट जो हैं उन एक्टों को कब कब विवादित होने के कारण उनको रद्द किया गया, और वर्तमान में निवारक निरोध को लेकर कौन सा कानून काम करता है। इन सब के संदर्भ में हम इस आर्टिकल 22 में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस आर्टिकल 22 की बात करें तो ये भी एक विस्तृत आर्टिकल है। इनमें भी बहुत सारे संवैधानिक प्रोविजन हैं। इन सभी प्रोविजनों के संदर्भ में एक एक बिंदु को, एक एक प्रोविजन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार कल हमने चर्चा की संविधान के आर्टिकल 21 के संदर्भ में, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करता है, और बहुत विस्तृत व्याख्या जिनकी बहुत विस्तृत व्याख्या मेनका गांधीवाद में की गई, और बहुत सारी लिस्ट हमने कल वाले सेशन में इस आर्टिकल 21 की परिधि में जो है आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या करते हुए बहुत सारे केस हमने कल वाले सेशन में पढ़े। उस तरह आज इस आर्टिकल 22 के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और इस आर्टिकल 22 को जब हम पढ़ेंगे तो इसकी बात करें आर्टिकल 22 की, तो इसमें भी टोटल कितने प्रावधान हैं, आपके 7 प्रोविजन है। और इन जो 7 संवैधानिक प्रोविजन है, इन सब के संदर्भ में एक एक करके हम आपके अच्छे से इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और इस आर्टिकल 22 को लेकर कौन कौन से एक्ट जो निवारक नजरबंदी को लेके आए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है आपके 1915 का, और यहाँ से एक श्रृंखला चलती है। इन विभिन्न जो निवारक निरोध अधिनियम है, इन सब के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए इस आर्टिकल 22 के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे इस आर्टिकल 22 से संबंधित संपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, आर्टिकल 22 से जुड़ी हुई एक एक बिंदु के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस आर्टिकल के जो विभिन्न जो 7 प्रोविजन है, उन 7 प्रोविजनों को एक एक करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते। तो आर्टिकल 22 जिसकी हेडिंग क्या है, बंदीकरण में संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है, आप पढ़ते हैं जब राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो 19 से लगाकर 22 तक इनके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान है। और 19 के संदर्भ में हमने चर्चा की, आर्टिकल 20 के संदर्भ में चर्चा की, और कल वाले सेशन में हमने आर्टिकल 21 के संदर्भ में चर्चा की। आज इस राइट टू फ्रीडम जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इस आर्टिकल 22 के संदर्भ में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसकी क्या हेडिंग है, बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में संरक्षण, या इसी एक्ट में निवारक निरोध में रक्षण, निवारक निरोध में। अब इस पूरे अधिनियम, इस पूरे आर्टिकल को हम 2 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। जो विभिन्न जो प्रोविजन है, विभिन्न जो क्लोज इस आर्टिकल में है, इनको 2 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आपको ये आर्टिकल क्या है समझ में आए। अब हम जब बात करते हैं कि एक व्यक्ति जिसको बंदी बना लिया गया है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदीकरण या
इस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, इस सब व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की क्या कर ली गई, गिरफ्तारी कर ली गई। अब गिरफ्तारी कितने तरीकों से हो सकती है, इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि भारत के संविधान की बात करें, भारत में यदि हम आपके गिरफ्तारी की बात करें तो भारत में गिरफ्तारी, इस देश में गिरफ्तारी कितने तरीकों से हो सकती है, आपके 2 तरीकों से हो सकती है। 2 प्रकार होते हैं गिरफ्तारी के, 2 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है गिरफ्तारी का वो क्या है, सबसे पहला प्रकार है गिरफ्तारी का, एक व्यक्ति जिन्होंने अपराध कर लिया है, उनका अपराध सिद्ध हो गया है। एक व्यक्ति जिन्होंने चोरी कर ली है, एक व्यक्ति जिन्होंने मर्डर कर लिया है किसी का, तो कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है, उस व्यक्ति पे अपराध लग गया। अर्थात एक गिरफ्तारी होती है अपराध के बाद, अपराध के बाद। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की है या किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो इस पे आरोप लगा, चोरी का, मर्डर का आरोप लगा है, और इस आरोप के बाद में, इस अपराध के बाद में इनकी क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई है। इन अपराध के बाद में इनको क्या बना लिया गया है, बंदी बना लिया गया। और दूसरी जो गिरफ्तारी होती है वो गिरफ्तारी होती है आपके निवारक निरोध के तहत। और जो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो गिरफ्तारी होती है, वो गिरफ्तारी होती है अपराध से पूर्व। अपराध से, यानी सीधी सी बात है, एक गिरफ्तारी, किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो गया है, उस अपराध के बाद उस व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरी गिरफ्तारी जो निवारक निरोध के तहत होती है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत होती है, किसके तहत होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी होती है। और ये जो गिरफ्तारी होती है ये अपराध से पूर्व होती है। तो अपराध से पूर्व क्या गिरफ्तारी है, उस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं, लेकिन अपराध से पूर्व ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, ये निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी, ये क्या है, इसमें क्या प्रोविजन है, अपराध से पूर्व क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं। अपराध से पूर्व गिरफ्तारी करने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, इसको समझना भी, इसको भी हम एक श्रृंखला के माध्यम से समझेंगे। और अपराध के बाद जो गिरफ्तारी की जाती है, इन अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है, उनमें क्या क्या संरक्षण इन अपराधियों को दिए जाते हैं, और अपराध से पूर्व जो गिरफ्तारी होती है, निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तारी होती है, इनमें इनको क्या क्या संरक्षण दिया जाता है। इन दोनों को लेकर इन आर्टिकल 22 जो एक विस्तृत आर्टिकल है और इसमें टोटल 7 प्रोविजन है, इन सभी 7 प्रोविजनों के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु को समझते हुए हम चर्चा करेंगे। तो जब भी आप आर्टिकल 22 को, आर्टिकल 22 के संदर्भ में आप देखेंगे, आर्टिकल 22 के जो विभिन्न वर्णित जो प्रोविजन है उनके संदर्भ में आप जब पढ़ेंगे एक एक करके, तो जो आर्टिकल 22 में जो प्रारंभ के जो 3 प्रोविजन है, प्रारंभ के 3 प्रोविजन कौन से, प्रारंभ के जो 3 प्रोविजन है, चाहे वह 22(1) की बात करें या फिर 22(2) या 22, ये प्रारंभ के तीनों प्रोविजन जो 22 में वर्णित हैं, ये तीनों के तीनों प्रावधान उन अपराधियों के संरक्षण की बात करता है जिन्होंने अपराध कर लिया है, जिनको सजा हो गई है, जिन पे कोई आरोप लग गया है, और अपराध करने के बाद उनको क्या संरक्षण दिया जाएगा, उनके लिए आर्टिकल में क्या प्रावधान है, इस आर्टिकल 22 में वो सारे के सारे प्रावधान इन 3 प्रोविजन में है। और इनको
हम सबसे पहले इनको पढ़ के इनके संदर्भ में जो प्रोविजन है उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके अपराध से पूर्व किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अपराध से पूर्व किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, उनको नजरबंद किया जाता है। और इस आर्टिकल 22 के जो बाकी जो प्रोविजन है, देखिए 3 प्रोविजन जो अपराध के बाद जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध कर लिया है, जिन्होंने अपराध को अंजाम दे दिया है, उस व्यक्तियों के लिए है। लेकिन 22 के जो बचे जो शेष जो 4 प्रोविजन है, चाहे 22(4) की बात करें या 22 का जो क्लोज 5 है इनके संदर्भ में बात करें, या 22 का क्लोज 6 है इनके संदर्भ में बात करें, या 22 का क्लोज 7 है, ये जो चारों क्लोज हैं ये किन से संबंधित है? आपके अपराध से पूर्व निवारक निरोध के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है उस व्यक्ति के लिए क्या प्रोविजन है भारत के इस आर्टिकल 22 में, भारत के इस संविधान में, इनको लेकर हम इस को समझने का क्या करेंगे प्रयास। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि जिस बंदीकरण की हम बात कर रहे हैं, जिस गिरफ्तारी की हम बात कर रहे हैं, यह बंदीकरण, ये गिरफ्तारी कितने तरीकों से हो सकती है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ये गिरफ्तारी कितने तरीकों से हो सकती है, 2 तरीकों से। एक गिरफ्तारी जो अपराध के बाद हुई है, और अपराध के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, इनसे संबंधित इस आर्टिकल 22 में कितने प्रोविजन है? 3 प्रोविजन है। इन तीनों प्रोविजनों को लेकर हम एक अलग श्रृंखला में चर्चा करेंगे। और दूसरी जो गिरफ्तारी का प्रकार है, दूसरा जो बंदीकरण का प्रकार है, वो है अपराध से पूर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, शक के आधार पर उनकी क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई है। निवारक नजरबंदी का क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति जिन्होंने अपराध नहीं किया है, लेकिन वह व्यक्ति अपराध को अंजाम दे सकता है, वह व्यक्ति अपराध कर सकता है, इस शक के आधार पर उस व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है। वह व्यक्ति जो इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, वह व्यक्ति जो इस देश के लिए, इस देश में अशांति का माहौल बना सकता है, वह व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, टेररिज्म जो एक्टिविटीज है उनको अंजाम दे सकता है, इस शक के आधार पर जिस व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को होम डिटेन कर दिया जाता है, आपके घर में ही उनको नजरबंद कर दिया जाता है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित ये आर्टिकल 22 में वर्णित जो बाकी शेष जो 4 प्रोविजन है, इनके संदर्भ में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो निवारक निरोध के तहत प्रिवेंटिव जो डिटेंशन जो है, इनके तहत किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है? शक के आधार पर, शक के तो एक शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है और एक इधर सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। जिनके सबूत हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने गुनाह कबूल लिया है, उस सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने, इस आर्टिकल 22 में ये जो 7 प्रावधान है, इन 7 प्रावधानों को पढ़ने से पहले हमने इनको 2 भागों में विभाजित किया है, और फिर अब हम एक एक करके इस आर्टिकल 22 में वर्णित जो 7 प्रोविजन है इनको समझने का, इनके एक एक बिंदु को समझने का क्या करते हैं प्रयास। तो सबसे पहले इस सामान्य जानकारी में आपको गिरफ्तारी के इन दोनों प्रकारों के संदर्भ में जानना है, एक अपराध के बाद और दूसरा है अपराध से पूर्व। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत शक के आधार पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश में शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है, देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है, हमारी सेना को नुकसान पहुंचाए, सेना को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इनके लिए भी क्या है, जरूरी है। अब देखिए, अपराध के बाद, अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है, इस अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है, इनमें क्या संरक्षण दिया जाता है, इनमें क्या संरक्षण है एक अपराधी को, इनको लेकर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 22(1) के संदर्भ में कि 22(1) में क्या
संरक्षण है, अपराधी को क्या प्रोटेक्शन है इस 22(1) में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 22(1) क्या संवैधानिक प्रावधान करता है। 22(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिन्होंने अपराध किया है और उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। तो उस व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया गया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया, उस गिरफ्तारी का कारण जानने का उस व्यक्ति को क्या है, अधिकार है। वारंट आपके पास होना चाहिए, वारंट पुलिस के पास होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को आप क्या करोगे, गिरफ्तार करोगे। ये सबसे पहला संरक्षण एक व्यक्ति को है जिन्होंने अपराध कर लिया है। और दूसरा इस 22(1) में जो संरक्षण दिया जाता है, जो प्रोटेक्शन इस अपराधी को दिया जाता है, वो ये है कि वह व्यक्ति विधिक सहायता ले सकता है, वो व्यक्ति अपना वकील कर सकता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी अभिरक्षा के लिए। तो ये दोनों के दोनों संरक्षण इस 22(1) में क्या है, वर्णित है। कौन कौन से दोनों प्रोविजन वर्णित है? सबसे पहले गिरफ्तारी का, इस 22(1) में गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया इसका ये क्या जानेगा, कारण जानेगा, और ये कारण जानने का अधिकार इस व्यक्ति को होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या रखना है, याद रखना। दूसरा जो इसी आर्टिकल 22(1) में है, और वह क्या प्रोविजन है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को विधिक सहायता लेने का क्या होगा, अधिकार होगा। यानी गिरफ्तार होने के बाद विधिक सहायता, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, विधिक सहायता लेने का, विधिक सहायता ले विधिक सहायता या अपना क्या कर सकता है, वकील कर सकता है, और अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रख सकता है कि अपराध का क्या कारण रहा है। और इन दोनों प्रकार के संरक्षण, चाहे गिरफ्तारी के कारण को लेकर हम बात करें या वह अपने बचाव के लिए, अपनी अभिरक्षा के लिए वह विधिक सहायता भी ले सकता है, ये दोनों के दोनों प्रोटेक्शन इस 22(1) के माध्यम से उस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपराध को अंजाम दे दिया, जिन्होंने अपराध कर लिया और अपराध के बाद इनकी क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई है, अपराध के बाद इनका बंदीकरण हुआ है। इन दोनों प्रकार के संरक्षण आपकी इस 22(1) में क्या है, वर्णित है। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है, कारण और विधिक सहायता लेने का इनको क्या होगा, अधिकार होगा अपनी अभिरक्षा के। तो ये सबसे पहले 22(1) के संदर्भ में आपको क्या रखना है, याद रखना। अब देखिए 22(2) क्या कहता है। 22(2) में क्या संरक्षण दिया जा रहा है गिरफ्तारी के बाद किसी अपराधी को। 22(2) कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर आपको नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप पुलिस कस्टडी में उसको नहीं रख सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखकर तो आपकी 24 घंटे से ज़्यादा उनको नहीं रख सकते हैं। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये जो संरक्षण है किसी अपराधी को, ये किस में है, 22(2) में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, किसी भी अपराधी को 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर सर नजदीकी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश कर। ये भी इनको क्या दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। तो 22(1)
जो दो प्रकार की बात करता है। 22(1) कहता है कि गिरफ्तारी क्यों की गई, इसका कारण जानने का अधिकार होगा। 22(1) जो आपके विधिक सहायता की बात करता है, वकील करने का क्या देता है, अधिकार देता है। और 22(2) कहता है कि गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, यात्रा के समय को छोड़कर, यात्रा के समय को यात्रा के समय को। तो ये 22(2) भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 22(3) क्या प्रावधान करता है। 22(3) जो एक अपराधी को संरक्षण मिल रहा है इस 22(1) में, जो इस अपराधी को संरक्षण मिल रहा है 22(2) में, क्या ये संरक्षण सभी के ऊपर लागू होगा, क्या ये संरक्षण सभी के लिए है। 22(3) इनका क्या है, अपवाद है। और 22(3) में ये सीधी सी बात, सीधा सा प्रावधान है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी, जिस व्यक्ति का बंदीकरण निवारक नजरबंदी के तहत हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हुआ है, उस व्यक्ति के लिए ये जो 22(1) में वर्णित जो प्रावधान है, 22(2) में वर्णित जो प्रोविजन है, वो उस व्यक्ति पे लागू नहीं होंगे। ये जो 22(1) में और 22(2) में जो संरक्षण दिए जा रहे हैं सभी व्यक्तियों को, लेकिन उन व्यक्तियों को ये संरक्षण नहीं मिलेंगे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। ये तो सबसे पहला प्रोविजन है 22(3) में। और दूसरा, और किन पे ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे और किन को ये संरक्षण नहीं दिए जाएंगे, तो दूसरा बिंदु आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति शत्रु देशीय हैं, जो व्यक्ति शत्रु विदेशी हैं, अन्य देशीय हैं, उस व्यक्तियों पे भी, उस व्यक्तियों को भी इस 22(1) और 22(2) में वर्णित जो 3 प्रकार के संरक्षण, चाहे वो गिरफ्तारी के कारण जानने की बात हो, या चाहे वह विधिक सहायता की बात हो, या चाहे वह 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की बात हो, या संरक्षण हो, ये तीनों प्रकार के संरक्षण किन किन व्यक्तियों पे लागू नहीं होंगे। ये प्रावधान जो है ये किस आर्टिकल में मिलता है आपको, संविधान के आर्टिकल 22(3) में इनका क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। तो 22(3) क्या कहता है, 22(3) कहता है किन किन पे लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शत्रु देशीय नागरिकों पर, शत्रु देशीय नागरिकों को 22(1) व 22(2) में वर्णित संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे, संरक्षण प्राप्त। और 22(1) और 22(2) में कौन कौन से संरक्षण है, ये हमने विभिन्न जो पिछली स्लाइड में हमने इनको समझने का प्रयास किया। ये 1 नंबर 22(1) में ये दोनों प्रोविजन, ये इन पे लागू नहीं होंगे। 22(2) में ये जो प्रोविजन है ये भी इन पे लागू नहीं होगा। जो शत्रु देशीय हैं, जो भारत इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, और जो हमारे क्या है, दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की, और विभिन्न जो अन्य शत्रु देशीय हैं, जो इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देते हैं, जो इस देश में देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, इस देश में अशांति का माहौल पैदा करते हैं, उन शत्रु देशीय नागरिकों के लिए, उन शत्रु देशीय व्यक्तियों के लिए ये जितने भी संरक्षण 22(1) और 22 में दिए जा रहे हैं, ये इन पे लागू नहीं होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और इसी आर्टिकल 22(3) में दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या प्रोविजन है, या 22(3) में दूसरा प्रोविजन ये है कि जिस व्यक्ति का निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तारी हुई है, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार हुए, इन नागरिकों पर भी यह जो आर्टिकल 22
और यह जो आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) जो हैं, ये दोनों के दोनों इस पे भी लागू नहीं होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये 22(3) क्या कहता है, ये 22(3) क्या है, 22(1) में जो संरक्षण है, 22(2) में जो संरक्षण है, इन दोनों का क्या है, अपवाद है। और अपवाद क्या क्या अपवाद है? सबसे पहला अपवाद है कि शत्रु देशीय नागरिकों पर यह संरक्षण लागू नहीं होंगे, ये संरक्षण इनको प्राप्त नहीं होंगे, और जिनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को भी 22(1) और 22 में वर्णित जो संरक्षण है वो प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो ये तीनों जो हमने एक अलग लिस्ट में लिए, जब प्रारंभ किया इस सेशन को, वहां से हमने इनको अलग करने का प्रयास किया। और ये 22(1) की बात करें, 22(2) की बात करें और 22(3) की बात करें, जो गिरफ्तारी के बाद, आपके अपराध के बाद जिनकी गिरफ्तारी होती है, अपराध के बाद जिनका बंदीकरण होता है, उनके संदर्भ में ये तीनों के तीनों प्रोविजन जो हमने पढ़े, चाहे 22(1) हो या चाहे 22(2) हो या चाहे 22(3) हो, ये तीनों के तीनों प्रोविजन आपको इस 22 के संदर्भ में क्या करने हैं, याद करने हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपराध से पूर्व प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनके लिए क्या इस आर्टिकल 22 में संवैधानिक प्रावधान है। तो इनको लेकर हम चर्चा करते हैं। अपराध के पूर्व, अपराध से पूर्व, अपराध से पूर्व निरोध, अपराध से पूर्व जिनका निरोध किया गया, जिनको निवारक नजरबंदी के तहत जिनको नजरबंद किया गया, उन व्यक्तियों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। निवारक नजरबंदी के तहत जिनको नजरबंद किया गया है, जिनको बंदी बनाया गया है, उनके लिए क्या संरक्षण है, इस दूसरे बिंदु के माध्यम से हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसमें टोटल कितने प्रोविजन है? टोटल 4 प्रोविजन है। आर्टिकल 22(4) से लगाकर 22(7) तक इन निवारक नजरबंदी के संदर्भ में क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। तो निवारक नजरबंदी का सीधा तात्पर्य मैंने अभी बताया। आपके निवारक नजरबंदी का तात्पर्य क्या है? शक के आधार पर, शक के आधार पर अपराध से पूर्व, अपराध से पूर्व जिनको क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, या जिनको क्या बना दिया जाता है, बंदी बना दिया। केवल किस आधार पर? शक के आधार पर, और उसने किसी भी प्रकार का अभी तक अपराध नहीं किया। इस प्रकार के कानून की क्यों जरूरत हुई? जिसका विरोध हुआ बहुत, और इस निवारक नजरबंदी कानून को कहा ये तो रॉलेट एक्ट के समान है। रॉलेट एक्ट इस भारत में जब लाया गया, और इस रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान था, जब भी अंग्रेज कोई नीति निर्धारण करते, जब भी कानून बनाते, कोई विधि ब्रिटिश की संसद से लागू होती, तो इस रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि वह व्यक्ति जो इस एक्ट के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, वह व्यक्ति इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, ब्रिटिश कानून के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, उन व्यक्ति को शक के आधार पर पहले ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और शक के आधार पर गिरफ्तार करके उनको नजरबंद कर दिया जाता है। और उस समय उस रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, उस प्रिवेंटिव डिटेंशन का विरोध हुआ, और उसी तरह इस पे बहुत सारे इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह इस एक्ट पे लगे कि आप शक के आधार पर, इसका तो दुरुपयोग हुआ है, शक के आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तो किसके समान है, रॉलेट एक्ट के समान। कल वाले सेशन में हमने चर्चा की कि A.K. गोपालनवाद ने भी इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को हटाने की इन्होंने सिफारिश की। भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन्होंने इस एक्ट के विरुद्ध अपील दायर की, और इन्होंने कहा कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ये मेरे मौलिक अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को क्या ठहराया, सही ठहराया। क्यों सही ठहराया? क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए, इस देश में शांति व्यवस्था के लिए, और इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो टेररिज्म जो एक्टिविटीज हैं, उनको रोकने के लिए इस प्रकार के कदम उठाना भी क्या है, जरूरी है। इस प्रकार के एक्ट भी क्या है, जरूरी है। तो कारण क्या था इस निवारक नजरबंदी का?
तो सबसे पहले तो निवारक नजरबंदी का तात्पर्य क्या है, इसको आपको समझना है। दूसरी बात, इसको किसके समान बताया गया है, विरोध किया गया है इसका, रॉलेट एक्ट के समान इनको बताया गया है। और तीसरा बिंदु आपको इसके संदर्भ में ये याद रखना है कि निवारक नजरबंदी का कारण क्या है, क्या कारण था जिसके कारण इस प्रकार के कानून लाने पड़े। कारण है इस देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। कारण है देश में शांति व्यवस्था, देश में शांति। और क्या कारण है, और कारण है जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। और ये कारण है जिस कारण ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या होती है, गिरफ्तारी होती। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, डिटेंशन एक्ट के तहत क्या की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है। इसका ये तात्पर्य है और इसका ये कारण है। और इसकी तुलना किससे की जाती है, रॉलेट एक्ट से की जाती है। और निवारक निरोध का सीधा तात्पर्य अपराध से पूर्व की गई गिरफ्तारी। अब इस निवारक निरोध को लेकर क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है भारत के इस आर्टिकल 22 में, भारत के संविधान में, इनको लेकर हम चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं 22(4) में क्या प्रोविजन। तो अपराध से पूर्व वाले प्रोविजन आपको याद रखने हैं। अब देखिए 22(4) क्या संवैधानिक प्रावधान करता है। आर्टिकल 22 में जो वर्णित प्रोविजन नंबर 4 है, ये क्या, इसमें क्या वर्णन है। आर्टिकल 22(4) कहता है कि जिस व्यक्ति की अपराध से पूर्व, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध अभी तक नहीं किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिन व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, निवारक नजरबंदी एक्ट के तहत जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन व्यक्ति को क्या संरक्षण है। और उस निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संदर्भ में यह आर्टिकल 22(4) प्रावधान करता है कि जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है उसको 3 माह से अधिक जो है नजरबंद नहीं रखा जा सकता है। तो ये एक अवधि जो ये 3 माह की यहाँ दी जाती है। देखिए अपराध के बाद हमने क्या अवधि दी, अपराध के बाद केवल हमने अवधि दी कि 24 घंटों के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन अपराध से पूर्व जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और ये यहाँ पे अवधि कितनी है आपके, यहाँ पे जो अवधि है वो है आपके 3 माह। कितनी अवधि है, 3 माह। तो ये 22(4) है, ये प्रावधान करता है निवारक नजरबंदी एक्ट के तहत, निवारक नजरबंदी एक्ट के तहत 3 माह तक नजरबंद, केवल 3 माह तक नजर, केवल 3 माह तक, 3 माह तक इनको क्या किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है। क्या इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और इस अवधि को बढ़ाने के लिए एक क्या होता है, सलाहकार बोर्ड। और इस सलाहकार बोर्ड में जिसमें आपके हाई कोर्ट के क्या होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये जो बोर्ड गठित होता है सलाहकार, ये सलाहकार बोर्ड जो सलाह देता है कि अभी तक इनको इस प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन इन पे जो लगा है, इनको मुक्त नहीं करना चाहिए, तो इनकी अवधि 3 बार के लिए और बढ़ा दी जाती। इस अवधि में भविष्य में जब भी परिवर्तन करना होगा, जैसे भारत की संसद चाहे कि इस अवधि में परिवर्तन करना, ये 3 माह से बढ़ाकर इसको 6 माह करना है, तो इसमें किसको ये अधिकार है कि इनकी अवधि में परिवर्तन कर दे। और ये अधिकार जो है वो किसको है, संसद। तो अवधि में परिवर्तन जो है, यह अवधि में परिवर्तन किस विधि के द्वारा होगा, किसको यह अधिकार प्राप्त है, तो आपको याद रखना संसद विधि। संसद विधि द्वारा इस 3 माह की अवधि में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और ये 3 माह की अवधि किन के लिए है,
जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हुई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, निवारक नजरबंदी के तहत इनको क्या किया गया? नजरबंद किया गया। क्या इनकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल। इनकी अवधि को कौन बढ़ाता है? सलाहकार बोर्ड, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में गठित सलाहकार बोर्ड इनकी अवधि को बढ़ा सकता है। और इस आर्टिकल 22(4) में वर्णित ये जो प्रॉपर 3 माह की अवधि है, क्या इस अवधि में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? क्या इस आर्टिकल 22(4) में वर्णित जो ये क्राइटेरिया जो है, इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। और ये परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और संसद विधि बनाकर इस 3 माह की अवधि को कम कर सकती है या 3 माह की अवधि को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। यह सबसे पहला प्रोविजन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उनसे संबंधित ये 22(4) में क्या है? संवैधानिक प्रावधान। अब बढ़ते हैं आगे। 22 का जो क्लोज 5 है वो क्या कहता है? 22(5) में क्या प्रावधान है? इस निवारक नजरबंदी के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनको 3 माह तक नजरबंद रखा जाएगा, और इनकी ये जो 3 माह तक इनको नजरबंद रखा जाएगा, क्या इस नजरबंदी के दौरान ये निवारक नजरबंदी के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, इनका कारण पूछने का इनको अधिकार है? या ये अपना पक्ष रख सकते हैं? ये कह सकते हैं कि मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूं? क्या इनको अपने पक्ष रखने का अधिकार है कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो अनलीगल है, मेरे द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, या मैं किसी भी प्रकार से इस देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, या मेरे द्वारा किए गए कृत्यों से, मेरे द्वारा किए गए कार्यों से इस देश में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होगी, इस प्रकार के पक्ष रखने का अधिकार होगा या नहीं होगा? ये दोनों के दोनों बातें इस आर्टिकल 5 में क्या है? वर्णित। तो 5 में क्या बातें हैं? 5 में क्या प्रोविजन है? इस आर्टिकल 22 का जो ये क्लोज 5 है, इसमें है कि नजरबंदी क्यों की गई? निवारक सबसे पहली बात क्या है? निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को नजरबंदी का कारण जानने का अधिकार। अधिकार, ये सबसे पहला संरक्षण इस निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति के। दूसरा है कि ये अपने पक्ष में क्या रख सकता है? तर्क। पक्ष में तर्क रखने का भी इनको क्या होगा? अधिकार। ये दोनों प्रकार से संरक्षण इस आर्टिकल 22 के का जो क्लोज 5 है, इस क्लोज 5 में निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को दिए जाते हैं कि कारण क्या है, मुझे क्यों नजरबंद किया गया, और दूसरा है कि वह अपने पक्ष में क्या रख सकता है? तर्क रख सकता है। लेकिन इनकी जो नजरबंदी है, इनको जो डिटेन किया गया है, इनकी जो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तारी हुई है, और ऐसा लगे कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया इसका कारण बताना उचित नहीं है, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, इनको नजरबंद क्यों किया गया, या अपने पक्ष में तर्क पूछे, इनके तर्कों का जवाब देना भी उचित नहीं है। तो ये दोनों के दोनों इस आर्टिकल जो 22(5 है, ये किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि वह तर्क में कुछ जवाब दे या ना दे, पक्ष रखने पे वो जवाब दे या ना दे, और वह कारण बताए या ना बताए, ये किसी भी प्रकार की बाउंडेशन यहाँ पे। लेकिन 22(1) जो हमने पढ़ा है, वहां पे आपको कारण बताना होगा, वहां पे बाध्यता है। और 22(6) में यही प्रोविजन है कि आवश्यक नहीं है और इसके कारणों का जवाब देना उचित नहीं है, और पक्ष में तर्क जो इन्होंने रखे हैं उनका जवाब देना भी उचित नहीं है। तो इन दोनों जो ये अधिकार है, ये आर्टिकल 22(6) कहता है, इस पे किसी भी प्रकार की बाउंडेशन, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। तो ये भी आपको 22(6) के माध्यम से समझने का क्या करना है? प्रयास करना। तो 22(6) क्या कहता है? 22(6) कहता है
22(6) कहता है कि बाध्यता नहीं, बाध्यता नहीं। क्या बाध्यता नहीं है? कारण बताने हेतु, कारण बताने हेतु, कारण बताने हेतु बाध्य नहीं है। 22(5) में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, निवारक नजरबंदी एक्ट के तहत जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और ऐसा लगता है कि कारण बताना उचित नहीं है, कारण बताना उचित नहीं है, तो कारण बताने हेतु किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। ये आर्टिकल 22(6) में क्या है? संवैधानिक प्रावधान जो निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, इनके संदर्भ में क्या है? प्रावधान। अब लास्ट जो इस आर्टिकल 22 के संदर्भ में जो प्रावधान है वो है आपके 22(7), और 22(7) कहता है इस आर्टिकल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, इस आर्टिकल 22 में निवारक नजरबंदी को लेकर कोई विधि बनानी है, निवारक नजरबंदी को लेकर कोई कानून बनाना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो जितने भी आए, तो ये कौन बनाएगा, इसकी शक्ति किसके पास है? तो ये संसद विधि द्वारा इस आर्टिकल 22 में वर्णित उपबंधों में संशोधन या आर्टिकल 22 में वर्णित जो प्रोविजन है उनमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। तो संसद को यह अधिकार मिलता है संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित, इस अनुच्छेद में वर्णित विभिन्न प्रावधानों में संशोधन, विभिन्न प्रावधानों में संशोधन या परिवर्तन, विभिन्न प्रावधानों में संशोधन या परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। ये 22 का सबसे लास्ट संवैधानिक प्रावधान, और सीधे से आपको एक श्रृंखला के माध्यम से, एक लिस्ट के माध्यम से इस 22 में जो भी प्रावधान वर्णित है उन सब के संदर्भ में एकदम अच्छे से आपको क्या होना चाहिए? याद हो, चाहे अपराध के बाद का संरक्षण हो या अपराध से पूर्व का क्या हो? संरक्षण। तो सीधा आपको एक लिस्ट में इनको वापस देखते हैं, रिवीजन वापस इनका करते हैं। 22(1) क्या कहता है? 22(1) गिरफ्तारी क्यों की गई इसका कारण जानने का अधिकार होगा। 22(1) कहता है कि वह विधिक सहायता ले सकता है, इन दोनों प्रकार की बातें। 22(2) में क्या बात है? 22(2) आपके 24 घंटे के भीतर उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 22(3) अपवाद है, और क्या अपवाद है? कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध कानून के तहत हुई है और जो व्यक्ति शत्रु देश से हैं, जो अन्य देश से नागरिक हैं, उस व्यक्ति पे ये 22(1) और 2 में वर्णित जो संरक्षण है वो उन पे लागू नहीं होंगे। 22(4) से लगाकर 7 तक निवारक नजरबंदी को लेकर इनमें संवैधानिक प्रावधान है, और 22(4) उस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, जो नजरबंदी हुई है, उनकी अवधि को बताता है, और अवधि कितनी है आपको पता है? 3 माह। अवधि बढ़ाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? सलाहकार बोर्ड के पास। और इस आर्टिकल 22(4) में परिवर्तन करने की पावर किसके पास है? भारत की संसद के पास है। 22(5) कहता है कि निवारक नजरबंदी के तहत भी जिसकी नजरबंदी हुई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको का उस नजरबंदी का कारण जानने का अधिकार होगा, और वह अपने पक्ष में क्या रख सकता है? तर्क। लेकिन 22(6) कहता है कि यदि इस देश की सुरक्षा के लिए यह बताना उचित नहीं है, यह बताना आवश्यक नहीं है कि क्यों निवारक नजरबंद इनको किया गया है, क्यों इनको डिटेन किया गया है, और ना ही यह आवश्यक समझा जाता है कि अपने पक्ष में तर्क दे और इनके पक्ष का वापिस क्या दे? जवाब दे। इन दोनों ही प्रकार के जो प्रावधान है वो 22(6) में वर्णित है, कोई बाध्यता नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और 22(7) कहता है कि संसद विधि बनाकर इस आर्टिकल 22 में वर्णित जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से संबंधित प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है, इनसे संबंधित कोई परिवर्तन करना है, कोई संशोधन करना है, तो वह संशोधन किस विधि से होगा? संसद विधि से होगा। क्या इस आर्टिकल 22 का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने क्या कोई कानून बनाए हैं? क्या कोई अधिनियम आए हैं? तो बिल्कुल आए अधिनियम, और बहुत सारे अधिनियम। आपके सबसे पहला ही एक्ट आ गया 1915 में,
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और इस 1915 एक्ट के बाद बहुत सारे एक्ट इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए लाए गए। इन एक्टों की लिस्ट के माध्यम से इन सब को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और लास्ट इसी आर्टिकल 22(7) का प्रयोग करते हुए भारत की संसद विभिन्न जो है आपके अधिनियमों के माध्यम से बहुत सारे जो इस अधिनियम इस भारत में लाए, और अधिनियम कौन कौन से हैं इनके संदर्भ में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्या है, निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी के तहत लाए गए अधिनियम। और कौन कौन से अधिनियम लाए गए, इनको लेकर एक लिस्ट के माध्यम से इन सभी अधिनियमों को हम इन सभी अधिनियमों से क्या होते हैं, परिचित। तो इस निवारक नजरबंदी को लेकर इस आर्टिकल 22(7) का प्रयोग करते हुए भारत की संसद सबसे पहला अधिनियम लेके आती है, निवारक निरोध एक्ट, निवारक निरोध एक्ट या अधिनियम 1915। और इसी निवारक निरोध अधिनियम के खिलाफ इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के खिलाफ कौन सा वाद आता है आपके ए.के. गोपालन। कौन सा वाद आता है, ए.के. गोपालन। और ये सबसे पहला अधिनियम आया और इस अधिनियम में बहुत सारे प्रोविजन थे और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ए.के. गोपालन वाद में निर्णय देते हुए इनको क्या ठहराया, उचित ठहराया, इनको सही ठहराया। लेकिन इसका विरोध हुआ और विरोध होने के कारण बात करें हम इस निवारक निरोध एक्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की, इसको 1969 में क्या कर दिया गया, समाप्त। तो 1969 में जो सबसे पहला अधिनियम था इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा अधिनियम कौन सा है, दूसरा अधिनियम जो इसको लेके आया, इस आर्टिकल 22 से संबंधित आया, वो आया आपके आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आया, आपके 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी के समय इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट का क्या नाम है, आपके मीसा। मीसा एक्ट लाया गया, आपके मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब लाया गया, 1971 में। किसके समय लाया गया, इंदिरा गांधी के समय। इस मीसा एक्ट का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ इमरजेंसी के दौरान। आपको पता है 1975 में, 25 जून 1975 में इस देश में आपातकाल लगता है आंतरिक अशांति के आधार पर। और इसी मीसा का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो नेता थे, आपके 1 लाख से अधिक लोगों की क्या की, 1 लाख से अधिक लोगों की इसी अधिनियम के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी की। इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत शक के आधार पर उन बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई इस इमरजेंसी के दौरान, और इस आधार पे हुई कि इस देश की आंतरिक अशांति, इस देश की सुरक्षा को क्या है, अशांति, इस देश में अशांति के कारण आपको निवारक नजरबंदी के तहत क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है। इस प्रकार इस मीसा एक्ट का प्रयोग करते हुए, इस आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का प्रयोग करते हुए बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, कब लगी थी इमरजेंसी, आपातकाल 25 जून 1975 ये
लागू हुआ था आपातकाल, और मार्च 1977 तक ये आपातकाल जो है आपकी मार्च 1977 तक ये रहता है, और मार्च 1977 में आपातकाल क्या होता है। और इस इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और मोरारजी देसाई क्या बनाते हैं सरकार, और मोरारजी देसाई की सरकार आते ही इस मीसा एक्ट को, इस आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में लाया गया, इसको क्या कर दिया जाता है, खत्म। तो ये खत्म कब हुआ, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये हुआ 1977 में क्या कर दिया गया इनको। ये दूसरा अधिनियम है जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके संदर्भ में भी आपको क्या रखना है, याद। और कौन कौन से अधिनियम लाएगी, देखिए सबसे पहला अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1915। दूसरा एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में लाया गया, और 1977 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक अधिनियम लाया गया आपके, तीसरा अधिनियम विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, तस्करी निरोध अधिनियम, और ये अधिनियम लाया गया आपके 1974 में। 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम लाया गया। और कौन कौन से अधिनियम लाए गए, एक अधिनियम आया था आपके इसी निवारक नजरबंदी के तहत, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये एक्ट लाया गया 1918 में। और इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो व्यक्ति इस देश में अशांति का क्या है उन पे आरोप लगा है, इस देश में आपके टेररिज्म जो एक्टिविटीज हैं उनको लेकर उनकी कुछ भूमिका, उनकी भागीदारी है, आतंकवादी गतिविधियों को वो जन्म दे रहा है, तो इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1918 में जो आया, इसके तहत उस व्यक्ति को जो नजरबंद किया जाएगा वो कितने माह तक किया जा सकता है, 12 माह तक इनको नजरबंद किया जा सकता। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में वर्णित जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किसी व्यक्ति ने किया तो उसकी नजरबंदी 12 माह होगी। बाकी सामान्यतः नजरबंदी कितनी होती है, 3 माह, ये हमने पढ़ा है आर्टिकल 22(4) में। अब एक एक्ट आया आपके 1985 में, और ये एक्ट है आपके टाडा एक्ट। टाडा एक्ट कब आया गया, आपके 1985 में, लेकिन इस टाडा एक्ट को भी 1995 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। 1995 में इस टाडा एक्ट को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तो ये आतंकवाद एवं विध्वंसन गतिरोध एक्ट आपके 1985 में लाया गया, लेकिन इस टाडा को भी क्या कर दिया, 1995 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कौन से एक्ट आए इस आर्टिकल 22 के तहत, एक एक्ट आया आपके पोटा, आपके आतंकवादी निरोध अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, निरोध अधिनियम, और आतंकवादी निरोध अधिनियम पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये कब लाया गया, 2002, और ये पोटा समाप्त कब हुआ, 2004। तो बहुत सारे एक्ट देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आज भी लागू है, 1918 का जो है, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण एक्ट आज भी लागू है, लेकिन निवारक निरोध एक्ट 1915 वाला 1969 में समाप्त हो गया। मीसा एक्ट 1971 में लागू हुआ, लेकिन 77 में समाप्त हो गया। टाडा जो 1985 में आया, 1995 में समाप्त हो गया। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो 2002 में आया, लेकिन 2004 में समाप्त हो गया। लेकिन वर्तमान में आतंकवादियों को लेकर ये जो गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज जो हैं, इनको लेकर कोई एक्ट है क्या, तो यह एक्ट जो आज भी लागू है, इनको लेकर भी आपको नोट वाला बिंदु ये भी ध्यान रखना है कि आज जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, इनको रोकने के लिए कौन सा एक्ट काम करता है, गैर कानूनी
निरोध, गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को रोकने के लिए जो एक्ट लाया गया है, और ये एक्ट कब लाया गया? आपके 1967 में। यह एक्ट जो है वर्तमान में क्या है? लागू है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। और इस एक्ट में क्या प्रावधान है? यदि गैर कानूनी गतिविधियों में, यदि इस देश की सुरक्षा को लेके आतंकवादी गतिविधियों को का आपने साथ दिया है, इस देश की शांति व्यवस्था, इस देश की एकता अखंडता को आपने नुकसान पहुंचाया है, तो आपको इस गैर कानूनी निरोध, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण जो अधिनियम है 1967 का, इसके तहत आपको मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती। इसमें क्या सजा के क्या प्रावधान है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास, आजीवन। तो ये कुछ एक्ट थे जो इस आर्टिकल 22 से संबंधित विभिन्न एक्ट जो इस भारत की संसद के द्वारा आर्टिकल 22(7) का प्रयोग करते हुए ये विभिन्न अधिनियम भारत की संसद के द्वारा पारित किए गए, और कुछ एक्ट जो निरस्त कर दिए गए, और कुछ एक्ट जो आज भी क्या है? लागू हैं। तो इन सब के संदर्भ में इस आर्टिकल 22 को लेकर जो संवैधानिक प्रावधान थे, उन संवैधानिक प्रावधानों को 7 विभिन्न अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और इस आर्टिकल 22 में वर्णित जितने भी एक्ट जो थे भारत की संसद ने जो बनाए, उन एक्ट को लेकर भी हमने एक एक एक्ट के संदर्भ में हमने चर्चा की। आशा उम्मीद करता हूं कि इस आर्टिकल 22 को लेकर आज के बाद आपके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आज की तरह ही हम प्रत्येक एक आर्टिकल पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, आपके 360 एनालिसिस करेंगे, और एक एक बिंदु को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कल एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई क्लास के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से आप एक एक चीज को नोट कीजिए और जुड़िए, विश्वास कीजिए, और एक एक बिंदु के संदर्भ में हम विस्तार पूर्वक एक अच्छा शेड्यूल बना लीजिए। और ये तो फिक्स आपके एग्जाम तक हम एक एक अनुच्छेद के संदर्भ में विभिन्न जो वर्तमान में जो परीक्षाओं के पैटर्न है, किस प्रकार के आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आपके पेपरों में आ रहे हैं, उनको लेकर हम एक एक बिंदु पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको भी वर्तमान पैटर्न के अनुसार इस विभिन्न ये जो क्लासें हैं, आप जो विभिन्न क्लासें जो पीछे हमने ली हैं और हम आगे लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही क्या रहने वाली है? महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के लिए आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।